बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एडेक्समी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रियाज नदीम है और आज हमने पाकिस्तान सिंस 1947 टू डेट इसको हमने फिंगर टिप्स पे करना है। आपके सामने ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं और इन चीजों को एक्सप्लेन करना है। और याद रखिए ये 36 पॉइंट्स हैं टोटल, लेकिन इनके अंदर आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के या किसी भी जो कंपटीशन का एग्जाम है या फिर कोई भी पाक स्टडी से रिलेटेड एग्जाम है, वहां का ऑब्जेक्टिव पोर्शन यहां से बड़ा अच्छा तैयार हो सकता है। और इसको मैं आपको वाकयात को लिंक करके आप तक पहुंचाऊंगा। उससे फायदा ये होगा कि आपके माइंड में कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कुछ लोग इससे ज्यादा डीप स्टडी चाहते हैं, क्योंकि मैं ये एमसीक्यूज के लिए कर रहा हूं और मैंने ज्यादातर चीजें एमसीक्यूज की सेंस में करवानी है, ठीक है। तो जो लोग इससे ज्यादा डेप्थ में करना चाहते हैं वो टॉप पे जो बटन ब्लिंक कर रहा है उसको आप क्लिक कीजिए। इसी टेन्योर के ऊपर एक कंप्लीट इन डेप्थ वीडियो भी बनाई गई है जो ऑलरेडी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। सीएसएस पीएमएस के सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए वो वीडियो ज्यादा फायदेमंद है। ये है एमसीक्यूज बेस्ड पेपर के लिए। तो हम आगाज करते हैं। हमने देखना है पाक स्टडीज 1947 टू 2023 को। इसके अंदर सबसे पहले तो आपने देखना है जो नॉन इलेक्टेड पोर्शन है हमारी इस तारीख का, कि 47 में हम आजाद हो गए हैं और इस आजादी के साथ साथ हमारी अपनी गवर्नमेंट भी बन गई है। लेकिन वो जो हमारी अपनी गवर्नमेंट बनी है वो चूंकि पाकिस्तान और इंडिया डोमिनियन की फॉर्म में थे, तो हमारे जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त के वो बरतानवी गवर्नमेंट के नुमाइंदा के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रहे थे, ठीक है। ज़ाहिर है 1935 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग ही पाकिस्तान को और इंडिया को चलाया जाना था। तो उसमें गवर्नर जनरल होते थे स्टेट के हेड। आगाज कहां से होता है पाकिस्तान की आजादी का? 3 जून 1947। 3 जून 1947 को प्लान पास होता है। याद रखिए प्लान और एक्ट में बड़ा फर्क है। प्लान दिया जाता है बरतानवी गवर्नमेंट को उनके लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसराय थे उनकी तरफ से कि जी इंडिया को तकसीम कर दिया जाए। इस मंसूबा को बाद में फर्दर प्रोसेस किया गया और 5 जुलाई 1947 को बरतानवी पार्लियामेंट ने ये एक्ट जो है वो अप्रूव कर दिया। 18 जुलाई को ये एक्ट बन गया। ये प्लान था, पार्लियामेंट ने 5 जुलाई को पास किया। ये डेट्स ये एक एक नंबर है आपका, याद रखिए। 5 जुलाई को पार्लियामेंट ने पास किया और 18 जुलाई को जॉर्ज शशम जो उस वक्त के बादशाह थे उन्होंने पास कर दिया कि इंडिया को आजाद कर दिया जाए, 2 डोमिनियन फॉर्म बना दी जाए, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान, ठीक है। फर्स्ट कैबिनेट जो हमारी मुस्लिम लीग की बनी है वो 20 जुलाई 1947 को बनी है, जिसके अंदर वजारतें और इसके अलावा जो जिम्मेदारियां थी वो सौंपी गई। पहली असेंबली का जो सेशन होता है कराची में 10 अगस्त 1947 को होता है कराची में। मिस्टर जिन्ना साहब उस असेंबली को पहला एड्रेस करते हैं 11 अगस्त 1947 को। इंडिपेंडेंस अनाउंसमेंट होती है 14 अगस्त 1947 को। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात तस्वर की जाती है। हम इस अनाउंसमेंट को 14 अगस्त तस्वर करते हैं। पहले गवर्नर जनरल यानी हेड ऑफ स्टेट मोहम्मद अली जिन्ना, उनका ओथ उस वक्त के सीनियर मोस्ट जो जस्टिस थे मियां अब्दुल रशीद साहब, उन्होंने लिया 15 अगस्त 1947 को। बाउंड्री कमीशन पंजाब और बंगाल की चूंकि तकसीम होनी थी, तो यह भी क्वेश्चन में आ सकता है और आता भी है कि पंजाब के बाउंड्री कमीशन में पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मुनीर
और दीन मोहम्मद, और इंडिया की तरफ से चंद महाजन और तेजा सिंह। और जब बंगाल की पार्टीशन की बात आई, बंगाल की बाउंड्री कमीशन की बात आई, तो यहां पे जस्टिस अकरम और एस ए रहमान, ठीक है, ये पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिया की तरफ से सी सी बिस्वास और बी के मुखर्जी, ये चार लोग बंगाल कमीशन का हिस्सा थे। दो ऊपर वाले हमारे और ये दो नीचे वाले इंडिया के। इसी तरह चार लोग बाउंड्री कमीशन पंजाब का हिस्सा थे जब बाउंड्री लगाई गई, क्योंकि पंजाब को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक हिस्सा पाकिस्तान में आया और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान में चला गया। इसी तरह बंगाल को भी तकसीम किया गया था। तो ये चार लोग ऊपर वाले कमीशन में और चार लोग नीचे वाले कमीशन में मौजूद थे। अगली बात स्टार्ट करते हैं जी। ये भी एक क्वेश्चन है। 565 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स, जिनके ऊपर डायरेक्ट बरतानवी गवर्नमेंट रूल नहीं करती थी। उनके ऊपर कुछ पाबंदियां थी कि वो असला नहीं रख सकते थे, ज्यादा अपनी फौज ज्यादा नहीं रख सकते थे, और बाकी मामलात में उनको बरतानवी गवर्नमेंट, जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, यानी 1947 से पहले का सारा काम, तो उनसे उनके मतहत ही इन्होंने दरअसल होना था, लेकिन अपने इंटरनल मामलात ये खुद मैनेज कर सकते थे। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ये 565 थी। इनके साथ जो मुआहदा हुआ था 1809 में, उस मुआहदा को 25 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने बुलाकर तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी गवर्नमेंट यहां पे थी, आप लोगों को हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया और आपने हमारे जो ट्रीटी था, आपके साथ जो एग्रीमेंट था, उसके मुताबिक आप चले हैं। लेकिन अब चूंकि हम इस बरे सगीर को जो है वो आजाद करके जा रहे हैं, तो अब आप या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या फिर हिंदुस्तान में शामिल हो जाइए। तीसरा रास्ता उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने दोनों अतराफ में शामिल नहीं होना तो आपको किसी किस्म का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। लिहाजा मजबूरन उन्होंने या पाकिस्तान के साथ शामिल होना था या फिर हिंदुस्तान के साथ। सारी रियासतें शामिल हो गई, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ ये रह गई। जूनागढ़ 5 सितंबर 1947 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। उसके बाद इंडिया ने वहां पे फौज की चढ़ाई कर दी, बाइकाट कर दिया, रास्ते बंद कर दिए, मजबूर कर दिया, और उनके जो उस वक्त के नवाब थे उनको जो है वो मुल्क बदर कर दिया। वो किसी बैरी बेड़े में उनको बिठा दिया और वो इधर पाकिस्तान आ गए। पीछे इंडिया ने कब्जा कर लिया जूनागढ़ पे। हैदराबाद के पास अपने वसाइल काफी थे, उन्होंने कहा जी हमने किसी के साथ नहीं मिलना। बाद में कुछ किताबों के अंदर मौजूद है कि पाकिस्तान के साथ उनकी अलाइनमेंट थी, लेकिन उससे पहले इंडिया ने उनके डिसीजन से पहले ही 29 नवंबर 1947 को वहां पे फौज की चढ़ाई कर दी और उस पर भी कब्जा कर लिया। अब बात आ जाती है कश्मीर की। तो कश्मीर चूंकि 1846 को कश्मीर ने राजा डोगरा को बेचा है ना, ये गुलाब सिंह को, गुलाब सिंह को 75 लाख में 7.5 मिलियन में, ये क्वेश्चन है याद रखिए, और ये 1846 भी एमसीक्यूज का ऑप्शन है। तो उसके बाद ये इनके नस्ल दर नस्ल यहाँ पे ये रहे, और चूंकि 1947 में जब सबको आजादी मिली है तो ये भी प्रिंसली स्टेट थी, तो इसने भी या पाकिस्तान के साथ शामिल होना था या हिंदुस्तान के साथ होना था। लेकिन यहाँ के उस वक्त जो हरी सिंह थे उन्होंने कहा कि हम असल में फार्मूला ये तय हुआ था कि जो हेड ऑफ स्टेट्स जहां कहेंगे ना उसके साथ उनकी अलाइनमेंट होगी, ठीक है। बीच में पहले जो इस्तिस्वाब राय का भी फार्मूला चलता रहा, और जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ मामलात ऐसे थे जहां पे कहीं पे हिंदुस्तानों की आबादी ज्यादा थी और उनके राजा जो थे वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहे थे, और कहीं पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी और उनके राजा जो थे वो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाह रहे थे। अब ये वो वाला मामला यहाँ पे, यानी वो राजा जो था वो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहता था, लेकिन अवाम जो थी वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी, और अब भी मामलात ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये 1948 में एक जंग हुई है इसके ऊपर, बल्कि 65 की भी इसी के ऊपर हुई है, और इसके बाद 71 की चलें फॉल ऑफ ढाका के साथ हम रिलेट करते हैं, लेकिन कारगिल की वार भी इसी मामले पर हुई है। तो ये 3 जंगें डायरेक्टली कश्मीर के ऊपर हो चुकी हैं। 1948 में पहली जंग हुई थी, ठीक है।
लेकिन अभी तक कश्मीर के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी एक आर्जी बाउंड्री लगा दी गई है कि ये जितना जहां तक इंडिया काबिज है वो उनके पास है और जो आजाद हो चुका है वो पाकिस्तान के पास है, उनके दरमियान वाली लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। आगे बात बढ़ाते हैं जी 4 गवर्नर जनरल। मैं बात बता रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया डायरेक्टली ही आजाद मुल्क की हैसियत से नहीं बने थे, इनको डोमिनियन कहा जाता था। डोमिनियन क्या होती है? किसी भी जो इंपीरियल पावर है उसकी नुमाइंदा रियासतें, उनको डोमिनियन कहते हैं। तो नुमाइंदा रियासत का क्या मतलब? 1935 के एक्ट के मुताबिक चलाना था इनको। 1935 के एक्ट के मुताबिक जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो गवर्नर जनरल होता है, ठीक है। तो हमारे पास चूंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इंडिया ने तो चले अगले 2 साल में उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की और उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। हमारे पास पहला कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1956 में। ये जो दरमियान वाले 9 साल है, ये हमने डायरेक्टली जो गवर्नर जनरल लगाए वो बरतानवी गवर्नमेंट के अंडर थे कानून के मुताबिक। इसके ऊपर एक और कंट्रोवर्सी भी आएगी, मौलवी तमीजुद्दीन केस, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी आपने खुद पढ़ना है। पहले गवर्नर जनरल ख्वाजा आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरे गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। यहां पे थोड़ा सा मसला बनेगा, असेंबली टूटने लगी है। तीसरे गवर्नर जनरल है जी, 1954 की बात है, पहली असेंबली डिसॉल्व हो गई। गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने असेंबली डिसॉल्व कर दी। मौलवी तमीजुद्दीन साहब उस वक्त स्पीकर थे, तो उन्होंने अपना मामला उठाया और ले गए सिंध हाई कोर्ट, ठीक है। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि मलिक गुलाम मोहम्मद ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, क्योंकि जो गवर्नर जनरल होता है वो आल इन आल नहीं होता। तो बरतानवी गवर्नमेंट के अंडर जो नुमाइंदा था वो एक इतना बड़ा इख्तियार नहीं रखता था पूरी असेंबली को तोड़ने का। लेकिन ये मलिक गुलाम मोहम्मद साहब की तरफ से जो काउंसिल है वो पेश हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी अगर असेंबली तोड़ दी है तो ठीक है, तोड़ दी है। हालांकि हाई कोर्ट ने क्या दिया था कि ये गलत तोड़ी गई है, ठीक है। और ये है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, यानी नजरिया जरूरत। नजरिया जरूरत क्या होता है कि अगर कोई बहुत बड़ा स्टेप कानून के अंदर जो इख्तियार दिए गए हैं उनसे तजावुज करके हो गया है, तो अदालतें जो हैं वो किसी हद तक कह देती हैं कि अगर इतना बड़ा मामला है तो इसको कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए, अगर हो गया है तो हो गया है, अगले मामलात को सुधार लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहता है कि जी वो असेंबली टूट गई है तो टूट गई है। इसके बाद फिर बहुत सारे और मामला भी थे, बहुत सारे और केसेस चल पड़े, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को अप्लाई किया जाएगा। बाकी किसी मामले पर अगर किसी को सजा हो गई है, कानून से तजावुज कर गया कोई बंदा इख्तियारात से वगैरह वगैरह, बहुत सारे और मामला थे, उनको हम नहीं छेड़ेंगे। सिर्फ असेंबली जो है वो बहाल नहीं होगी। उसके बाद जी मोहम्मद अली बोगरा साहब हैं, ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर किस तरह से चल रहे हैं? लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, और तीसरे नंबर पे मोहम्मद अली बोगरा साहब हैं, और इस वक्त गवर्नर जनरल भी तीसरे ही हैं, मलिक गुलाम मोहम्मद, ठीक है। तो बोगरा फार्मूला आया, इन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, इनको जो है वो बहुत सारे मामला, जुबान का मसला और कुछ और भी तासुबात थे, इनको दूर करने के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया कि किस किस तरह से कौन कौन से मामला तय पाएंगे। इसको हम कहते हैं बोगरा फार्मूला। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1956 में। इस वक्त हमारे पास जो गवर्नर जनरल हैं, थर्ड थे मलिक गुलाम मोहम्मद, जिन्होंने ये असेंबली डिसॉल्व की थी। अब इस वक्त राइट नो 1956 की बात है, अब हमारे पास जो सिकंदर मिर्जा है जी हमारे गवर्नर जनरल नंबर 4। सिकंदर मिर्जा के होते हुए 1956 का आइन नाफिज किया गया। 1956 का जब आइन नाफिज किया गया तो उसमें कहा गया कि ये आइन तो पार्लिमानी तर्ज का है, लेकिन इसके अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो प्रेसिडेंट होगा। पहले कौन था? गवर्नर जनरल। अब उसी गवर्नर जनरल का टाइटल बदल कर प्रेसिडेंट कर दिया गया और उसको अपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, एक फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान के मामलात पे पूरा इख्तियार दिया गया। लो जी, पहले हमारे प्रेसिडेंट हैं 1956 के अंदर बने हैं, उनका नाम है
सिकंदर मिर्जा। इससे पहले जो 9 साल हमने गुजारे हैं ना, वो हम डायरेक्टली बरतानवी गवर्नमेंट के अंडर ही थे, यानी डोमिनियन की फॉर्म थी। आगे चलते, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में यानी 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ। और यहां पे दो काम बड़े जो है वो जरूरी समझे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो उसको तोड़ने वाला भी आएगा। अब जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया है तो नया कानून वो अपनी मंशा के मुताबिक बना के जाएगा। ये चीजें काफी सारी आप इसको देखेंगे प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे हो रही है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया, पहला मार्शल लॉ आ गया 8 अक्टूबर 1958 को। जनरल अयूब साहब ने पहला मार्शल लॉ लगा दिया। और याद रखें ये पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ है या वाहिद मार्शल लॉ है जिसको प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था। उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे? सिकंदर मिर्जा। इसके अलावा जो मार्शल लॉ अनाउंस हुए हैं ना, वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो बनता था वो ये अनाउंस करता था, भाई मैंने मार्शल लॉ लगा दिया है। ये वाला जो मार्शल लॉ है जनरल अयूब साहब ने सिकंदर मिर्जा को एतमाद में लिया और उनसे ही अनाउंस करवा लिया। बाद में इनके साथ भी बड़ा बुरा हुआ। जनरल जो सिकंदर मिर्जा थे इनको मुल्क बदर कर दिया गया। पहला कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ दिया। यहां पे जैसे मार्शल लॉ लगा, क्योंकि मार्शल लॉ कानूनी हैसियत तो नहीं ना रखता, तो फिर आइन को मनसूख कर दिया जाता है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में कमेटी बनाई और उन्होंने फिर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 8 जून 1962 को ये नाफिज होता है। ये सवालात हैं, याद रखिए हर लाइन में 3 से 4 नंबर आपके पक्के हैं, इनको आपने फिंगर टिप्स पे करना है। आगे चलते हैं। 1965 की वार आती है और इंडिया के कुछ हिस्से हमारे कब्जे में आ जाते हैं, जिसके ऊपर इंडिया अपील करता है। और सालसी रशिया की हमारे उस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री, नाम याद रखिएगा। इनके दरमियान ताशकंद मुआहदा होता है 1966 के अंदर। उस मुआहदे के तहत वो जो हमने इंडिया के जो है इलाका जात उन पे कब्जा किया था वो हमें फिर वापस करने पड़े। अब यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तानी अवाम को नई चीज की जरूरत होती है कि इनको कंट्रोवर्सी से बहुत प्यार होता है, नेगेटिव चीजों से बहुत प्यार होता है, तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब आने लगे सामने। अब जुल्फकार अली भुट्टो साहब जनरल अयूब साहब के चहेते भी थे, इनकी कैबिनेट का हिस्सा भी रहे, अहम मिनिस्ट्रियों को भी एंजॉय करते रहे। लेकिन जब ये 1966 वाला मामला हुआ ना, ये 1966 में है ताशकंद डिक्लेरेशन, ठीक है, ताशकंद का मुआहदा। ताशकंद का मुआहदा ये था कि जो 1965 में की वार में जो इंडिया के कुछ हिस्से हमारे उनके जो हिस्से हमारे कब्जे में आ गए थे उनको वापस किए, ये वो वाला मामला था, ठीक है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि इन्होंने जो हमारे हिस्से में इंडिया के टुकड़े आ चुके थे इन्होंने वापस किए हैं, इन्होंने मुल्क के साथ वफादारी नहीं की, मैं कौम को बताऊंगा भाई वहां पे क्या हुआ था। लोग उनके पीछे लग गए। तो यहां पे फिर 30 नवंबर 1966 को जुल्फकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगाज करते हैं। तो यौम तासीस भी इसी तारीख को पीपल्स पार्टी का बनता है। अच्छा, 2-3 चीजें यहां पे आपने गौर कर रही हैं। प्रोडा, ये लियाकत अली खान के दौर में आया। इसका मतलब ये क्या था? पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट असेंबली से पास करवा दिया। भाई जो मुखालफीन है या फिर जो लोग तंग करने वाले, तंग का मतलब सियासी लोगों को दूसरे सियासी लोग जो है वो परेशान तो करते हैं मुकाबले में या जिस भी तरह से। प्रोडा 1949 में मुखालफीन को दबाने के लिए आया। फिर पोडो, ये पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पहला एक्ट था, अब ये तो ऑर्डर आने लगे, ठीक है। 1959 में जनरल अयूब साहब लेके आए और एबडो, ये इलेक्टेड बॉडीज जो थी उनको भी डिस्क्वालीफाई करने के लिए, यानी ये तो लोग हो गए ना जो इर्द गिर्द से सियासी लोगों को या लीडरान को परेशान कर सकते हैं, उनके लिए तो ये आ गया। छोटा मोटा भी जो करप्शन का चार्ज अगर किसी के खिलाफ मिला है तो उसको रगड़ा लगाने के लिए ये वाले 3 बड़े अहम हैं, ठीक है। पहले इस तरह से होती थी, अब और तरीकाकार है, अब भी मुखालफिन को दबाया जाता है, अब तरीकाकार जरा और है, पहले इस तरह से होता था। 1959 में एबडो आ गया, ठीक है। इलेक्टेड बॉडीज को भी इन्होंने रगड़ा लगाने की कोशिश की। छोटे छोटे जो करप्शन के चार्जेस थे ना, छोटे हों या बड़े हों, करप्शन के चार्जेस ढूंढ के ना
बहाना बना के उनको भी फारिग कर दिया जनरल अयूब साहब ने। परोडा लियाकत अली खान के दौर में आया है, ये चूंकि इनकी नौयत एक थी तो मैंने इनको इकट्ठा रखा। पोडो 1959 में आया, ये गालबन फरवरी में आया है, और ये एबडो जो है ये आखिरी नवंबर या दिसंबर में आया, लेकिन 1959 में ही आया है। उसके बाद ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे खत्म होने लगा है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जनरल अयूब साहब ने बनाया था अपनी मंशा के मुताबिक, सदारती था, ये पहला पार्लिमानी था। ये चूंकि सदर थे और इनका फिर सदारती तर्ज का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अडॉप्ट करवाया था। LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा है। अब यहां पे जनरल याहिया साहब तशरीफ ला रहे हैं। जनरल याहिया साहब जो है वो तशरीफ ले आए हैं, वो बतौर प्रेसिडेंट, उसी तरह मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरह जनरल अयूब साहब, एक दिन भी इनके दरमियान नहीं है। जनरल अयूब साहब ने 58 से लेके 69 तक 69 तक मार्शल लॉ रखा पाकिस्तान में, एक दिन भी दरमियान में नहीं है। ये 25 मार्च 1969 को ये चला गया। इसी तरह मार्शल लॉ ट्रांसफर हो गया किसकी तरफ? जनरल याहिया खान की तरफ। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे एंड हो गया, यानी कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं 7 दिसंबर 1970 को। दो हिस्से थे, मशरकी पाकिस्तान जो हमारा सूबा था बंगाल, मगरबी पाकिस्तान जो ये 4 सूबे थे। देखिए 160 सीटें जीती शेख मुजीबुर रहमान ने, 162 जगह पे उसने बंदे खड़े किए अपने, और 81 सीटें जो है वो जीती हैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने। तो वैसे नजर आ रहा है कि हुकूमत किसकी बनती है, लेकिन उस तरह हो नहीं सका, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली बंगाल में जो है मिसट्रस्ट पैदा हुआ वहां के लोगों में, और इधर से फिर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस भेजी गई, मामला मजीद खराबी की तरफ गए, और फिर पूरा साल यही लड़ाई झगड़े चलते रहे। 16 दिसंबर 1971 को ये लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि इंडिया ने बंगाल को यानी ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया फिर अगेंस्ट पाकिस्तान। हमारे कोई 90,000 के करीब उधर फौजी थे, वो उस वक्त वहां पे पकड़े गए, बाद में फिर उनको वापस लाया गया, लेकिन बंगाल जो था, ईस्ट पाकिस्तान जो था, वो उस वक्त बांग्लादेश बन गया। अनफॉर्चुनेटली हुआ तो ये जाहिर है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहते थे, और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो जनरल याहिया खान साहब थे, वो भी इक्तदार मुंतकिल करने को तैयार नहीं थे। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आता? अब ये देखिए 1969 में तो ये मौजूद है याहिया खान साहब, 4 दिन के बाद, ये फाल ऑफ ढाका के 4 दिन के बाद, ये बात आपने याद रखनी है। लोग कहते हैं कि जब फाल ऑफ ढाका हुआ ना तो उस वक्त प्रेसिडेंट थे जुल्फकार अली भुट्टो, ऐसा नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को 4 दिन बाद जनरल याहिया खान साहब ने सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। भाई मामला अब बहुत बढ़ गए हैं, आप संभालें इनको, क्योंकि वो मगरबी पाकिस्तान के ऑफिसर, पाकिस्तान ही रह गया था, वो पाकिस्तान में फाल ऑफ ढाका के बाद, ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद मेजॉरिटी जो थी वो जुल्फकार अली भुट्टो की ही थी, मतलब डेमोक्रेसी यानी वोट हुए ना इलेक्शन के बाद, तो इनको जो है वो इख्तियार दे दिया गया। लेकिन ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, ये सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। 1972 में ये प्रेसिडेंट बने, अप्रैल 1972 में। उसके बाद तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जब ये प्रेसिडेंट के ओहदे पर थे। याद रखिए जनरल अयूब खान साहब
25 मार्च 1969 को साइड पे हो गए, मार्शल लॉ जो है एडमिनिस्ट्रेटर बन गए जनरल याहिया खान साहब। 20 दिसंबर 1971 को यही इख्तियारात जो सदर के थे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पे सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया, CMLA। किसको? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को। 1972 में ये प्रेसिडेंट की इख्तियारात इनको मिले असेंबली सेशन लेने के बाद। उसके बाद थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को बना, नाफिज हुआ इसके तहत जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अब प्रेसिडेंट से बन गए प्राइम मिनिस्टर, और उस वक्त प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए फजल इलाही चौधरी। आगे क्या होता है? सेकंड जनरल इलेक्शन। पहले जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में कब हुए? 1970 में, ये याद रखिए। सेकंड जनरल इलेक्शन 1977 में हुए, जिसमें मेजॉरिटी मिली जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को। लेकिन कुछ मुखालिफ पार्टीज ने एहतजाज शुरू कर दिया कि भाई जी धांधली हुई है। एंड पे आके जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि ठीक है, री इलेक्शन करवा लेते हैं अगर आपको नहीं इस पे एतमाद। लेकिन इन सारी चीजों के बीचों बीच एक मामला जो है वो बनाया गया, एक कत्ल जो है उसमें मुलव्वस किया गया। तफ्तीश के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, उनको अरेस्ट भी किया गया, फिर छोड़ा गया, फिर अरेस्ट किया गया। लेकिन याद रखिए 5 जुलाई 1977 को जनरल जियाउल हक तीसरा मार्शल लॉ लगा लेते हैं, गवर्नमेंट उड़ जाती है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। उसके बाद ये तो 1979 में तख्ता-ए-दार पर लटक गए, लेकिन जनरल जिया साहब जो थे वो फिर हुक्मरान रहे। ये 90 दिन के लिए आए थे, लेकिन 11 साल जो है वो ये हुकूमत करते रहे। इनके होते हुए नॉन पार्टी इलेक्शन हुए, और जो 1973 का आइन है ना, वो कहता है कि असेंबली तोड़ने के इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है असेंबली तोड़ने की एडवाइस करेगा, तब प्रेसिडेंट असेंबली तोड़ेगा। तो असल इख्तियार किसके पास हुआ? असल इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के पास हुआ ना। फिर डायरेक्टली प्रेसिडेंट असेंबली नहीं तोड़ सकता। लेकिन जाहिर सी बात है, जब जनरल जिया साहब आए और इनको मजबूरन इलेक्शन करवाना पड़ गया, तो जाहिर है जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने पहली अमेंडमेंट जो अपने दौर में करवाई है, ये जो इसको असेंबली तोड़ने के इख्तियारात को लेके, वो 8th अमेंडमेंट, 8वीं तरमीम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल बड़ा आगे जाके होगा। 8वीं अमेंडमेंट में 58(2)B ये नई शिक ऐड की कि जी प्रेसिडेंट खुद जो है वो असेंबली तोड़ सकता है, क्योंकि आगे अब जाहिर मामला तो बढ़ने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को भी तो कंट्रोल करना है ना। वोट तो करवा लिए, इलेक्शन तो करवा लिए, लेकिन मुंह जोर ना हो जाए प्राइम मिनिस्टर, इसलिए ये अमेंडमेंट हुई है। ओजडी कैंप वाकया होता है, इसकी तफ्तीश होती है। ओजडी कैंप ये कि रावलपिंडी के अंदर ना कोई असला रखा गया था, वो मिसमैनेज होता है, वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो कैजुअलिटी भी होती है, नुकसान बड़ा होता है। तो उसकी तफ्तीश जब हुई, इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोग जो हैं वो मिलिट्री के और कुछ और लोग जो हैं वो कसूरवार पाए गए, तो इसकी अनाउंसमेंट अभी जुनेजो साहब ने करनी ही थी कि इनकी गवर्नमेंट को जनरल जिया साहब ने फारिग कर दिया। ठीक है, जनरल जिया साहब ने जुनेजो साहब को फारिग कर दिया, और सॉरी इनके प्राइम मिनिस्टर को एज प्राइम मिनिस्टर इनको रिमूव किया, बाकी सब कुछ चलता है। 88 में जाके 17 अगस्त 1988 को जनरल जिया साहब का तैयारा क्रैश होता है और ये अपने खाल के हकीकी से जा मिलते हैं, और 88 के अंदर ही इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी विन करती है, बेनजीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और दूसरे जो गुलाम इसहाक खान हैं ये प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन याद रखिए जनरल जिया साहब खुद चले गए और 58(2)B छोड़ गए, इसका गलत इस्तेमाल शुरू होने लगा है।
गुलाम इसहाक खान साहब प्रेसिडेंट थे, बेनजीर साहिबा ने 58(2)B को खत्म करने के लिए सेशन लिया, जहां से मामलात बने 90 के अंदर जाके। तो इनके दरमियान क्लैश बन गए और 6 अगस्त 1990 को जनरल अपने जो गुलाम इसहाक खान साहब थे, इन्होंने बेनजीर की गवर्नमेंट डिसमिस कर दी सारी, भाई दोबारा इलेक्शन होंगे। 58(2)B बाकी है, गुलाम इसहाक खान साहब भी बाकी हैं, क्योंकि 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनता है। 90 में इलेक्शन होते हैं, नवाज शरीफ साहब मेजोरिटी, और ये 3 साल के लिए, 2.5-3 साल के लिए आते हैं। इन्होंने भी 58(2)B को रिमूव करने के लिए जुर्रत की, तो गुलाम इसहाक खान साहब भी वही हैं जिन्होंने बेनजीर साहिबा को घर भेजा है, और 58(2)B भी वही है जो बंदों को घर भेजने के काम आती है। इनकी गवर्नमेंट भी खत्म हो जाती है। उसके बाद जनरल इलेक्शन होते हैं 1993 के, जिसके अंदर मेजोरिटी मिलती है। मेजोरिटी किसकी है यहाँ पे? बेनजीर साहिबा की, यानी पीपल्स पार्टी की। तो बेनजीर साहिबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं फारूक लुगारी। 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया ना उनका। लेकिन याद रखिए 58(2)B जो है वो अभी भी बाकी है, यानी गवर्नमेंट को तोड़ना, असेंबली को तोड़ना सदर के इख्तियारात में अभी मौजूद है। ये आगे जाके खत्म होगा नवाज शरीफ के दौर में। ये गवर्नमेंट भी खत्म हो गई। ये फारूक लुगारी ने की है, 58(2)B के तहत की है, और दूसरी बार बेनजीर साहिबा को 58(2)B के तहत घर भेजा गया। एक बार नवाज शरीफ साहब को 58(2)B ने घर भेजा, 2 बार बेनजीर साहिबा को घर भेजा। जब दूसरी बार नवाज शरीफ आए हैं ना, तो इन्होंने फिर खुद 58(2)B को रिमूव किया। देखिए कैसे। 1997 के इंतखाबात होते हैं, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और 13वीं तरमीम, याद रखिए 8वीं तरमीम में असेंबली तोड़ने के इख्तियारात सदर के पास गए थे। एक्चुअल में आइन के अंदर ये नहीं थे, ऐड की गई थी ये अमेंडमेंट, और 13वीं तरमीम में इसको खत्म किया गया है नवाज शरीफ साहब के दौर में। ये जो 97 से 99 तक इनका दूसरा टेन्योर था। अब 58(2)B तो निकल गई है, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब फिर फंस गए। इन्होंने तो सोचा होगा कि 58(2)B जो है वो फारिग कर दी, तो अब मैं 5 साल हुकूमत करूंगा। लेकिन 58(2)B के अंदर जाहिर है सारे इख्तियारात जो थे वो सदर से प्राइम मिनिस्टर की तरफ गए, और कुछ और इख्तियारात पे भी मामलात जो है वो खटाई में पड़े। ये बड़े बड़े फैसले करने लग गए ना, फिर जाहिर है इख्तियारात इनके पास आ गए। तो मुशर्रफ साहब के साथ इनका कारगिल वार पे जो है ना कुछ 99 में जाके मामलात कुछ जो है वो कंट्रोवर्सी में चले गए, इनके दरमियान फासले पैदा होने शुरू हो गए। तो जब ये कोलंबो में थे तो पीछे आर्मी चीफ बदल दिया नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन उनको शायद पता था या फिर उनके पीछे बंदे मौजूद थे परवेज मुशर्रफ साहब के। उन्होंने सक्सेसफुली आर्मी चीफ बदलने नहीं दिया जब तक परवेज मुशर्रफ साहब वापस नहीं आए। जैसे ही वो वापस आए हैं तो रात को स्क्रीन पे आ जाते हैं 12 अक्टूबर 1999 4th मार्शल लॉ लग जाता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। 4th मार्शल लॉ 1999 से 2002 तक ये अपने आप को जो है वो सीईओ रखते हैं, और आइन को जो है वो सस्पेंड कर देते हैं, जिसके मामले में इनको सजा भी हुई। प्रेसिडेंट जो बनते हैं 2002 में रेफरेंडम करवा के। 2008 में जनरल इलेक्शन होते हैं। गिलानी साहब यानी पीपल्स पार्टी की चूंकि मेजोरिटी बन गई, और गिलानी साहब 2008 से 2012 तक प्राइम मिनिस्टर रहे, और जरदारी साहब अब इस टेन्योर के प्रेसिडेंट थे। गिलानी साहब को किसी केस में सजा याफ्ता बना के घर भेज दिया गया, और इनकी जगह पे फिर 1 साल जो है वो राजा परवेज अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे। इनके दौर में 18th अमेंडमेंट हुई। इसमें सूबों को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दे दिए गए, और सूबों को बहुत सारे इख्तियारात जो थे वो मुंतकिल कर दिए गए। उसके बाद आ जाते हैं जनरल इलेक्शन 2013 के, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब पीएमएलएन की तरफ से
प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मेजॉरिटी लेकर, और इनके प्रेसिडेंट उस वक्त बनते हैं ममनून हुसैन। 2017 में इनको एक केस में डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया गया, और यहां पे फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने 1 साल प्राइम मिनिस्टर की सीट पे वर्क किया। 2018 के इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मेजॉरिटी लेकर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और इनके प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। 2022 के अंदर नो कॉन्फिडेंस मूव आती है, यानी कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो है वो अपना प्रॉपर नंबर जो है 174 वो नहीं रखते, ठीक है, लिहाजा ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। तो हुआ ऐसे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसमें इतना ही फर्क है कि अगर कहा जाए ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो प्रेसिडेंट ने कहना है प्राइम मिनिस्टर को, और गवर्नर ने कहना है चीफ मिनिस्टर को, भाई अपने नंबर पूरे करके दिखाएं। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस का वोट। ये कॉन्फिडेंस का वोट परवेज इलाही साहब ने यहाँ पे लिया था, वो तो पूरा हो गया, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की बारी आई इमरान खान साहब की, तो उधर नो कॉन्फिडेंस मूव थी। नो कॉन्फिडेंस इसका उलट होता है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बंदे नहीं पूरे करने थे, अब जो अपोजिशन थी उन्होंने बंदे पूरे करके दिखाने थे। जाहिर सी बात है जब 174 एक साइड पे होंगे तो दूसरी साइड पे इतने नहीं रहेंगे, ठीक है। 272 में से 174 निकाल लें तो बाकी 176 तो नहीं बचते थे। तो उससे क्या हुआ फिर कि इमरान खान साहब जो है वो एक नो कॉन्फिडेंस मूव की वजह से घर चले जाते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, और डॉक्टर आरिफ अलवी का चूंकि बेटे और बाकी था ये उस वक्त उनके साथ प्रेसिडेंट रहते हैं। अब जनरल इलेक्शन 2024 को फरवरी के महीने में जो है वो अनाउंस हो चुके हैं। तो ये थी जी टोटल हिस्ट्री 1947 से 2023 तक। उम्मीद करता हूं कि यहां से हर लाइन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज के वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। मजीद अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई या फिर किसी चीज को आप और डिटेल में करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो इसका लेंथी और इन डिटेल लेक्चर मौजूद है उसको भी आप देख सकते हैं। और ये हमने किया 1947 से 2023 तक। इससे पिछला टेन्योर जो 1600 से मैंने स्टार्ट किया था, 1600 से लेके 1947 तक का जो पोर्शन है वो इससे पहले हमने किया है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी आप देखिएगा। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।